नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर। आज के सेशन में हम ग्रुप डी और एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको नोट में दिया गया है सभी संख्याएं केवल एकल अंकीय संख्याएं हैं, गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। यहाँ पर जो संख्या दी गई है सभी सिंगल डिजिट की संख्या है। अब आपसे पूछा गया है, ध्यान से पढ़िएगा, कि कितने विषम अंक हैं जिनके पहले एक सम संख्या हो और जिनके बाद एक विषम संख्या हो। बात समझ में आई? चलिए, तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, विषम अंक की बात कर रहे हैं, कितने विषम अंक हैं। तो विषम अंक आप सभी लोग जानते हैं जिसमें 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए 5 एक विषम अंक है। क्या इसके पहले कोई अंक है? तो आप कहेंगे नहीं, तो 5 को हम शामिल नहीं करेंगे। 4 एक आपका सम संख्या है, 2 एक आपकी सम संख्या है, 3 एक विषम संख्या है। ठीक है, 3 के पहले क्या है, कंडीशन क्या दी गई, विषम अंक के ठीक पहले एक सम अंक होना चाहिए और उसके बाद एक विषम अंक होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 3 के पहले एक सम अंक है, कंडीशन फुलफिल हो रही है, और उसके बाद क्या होना चाहिए, एक विषम अंक होना चाहिए। इट मीन्स हमें पहला संख्या मिल गई है कि 3 एक ऐसी संख्या है जिनके पहले भी एक सम अंक है और जिसके बाद एक विषम अंक है। इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए 5 एक आपकी विषम संख्या है, तो इसके पहले एक सम संख्या है और इसके बाद एक विषम अंक है। तो यहाँ पर आपको दूसरी संख्या या दूसरा अंक प्राप्त हो गया है। इसके बाद देखते हैं 7 एक विषम अंक है, इसके पहले एक सम अंक दिया गया है और इसके बाद भी एक विषम अंक दिया है, तीसरा अंक हमें मिल गया। 2 3 7 7 यहाँ पर भी क्या एक सम अंक है, विषम अंक है। इसके पहले एक सम दिया गया है लेकिन इसके बाद एक विषम अंक नहीं दिया है, इसलिए 7 आप कंसीडर नहीं करेंगे। इसके बाद हम 3 की बात कर लेते हैं। 3 एक विषम संख्या है, इसके पहले एक सम अंक दिया गया है और इसके बाद एक विषम अंक दिया गया है, तो आपको अगला अंक प्राप्त हो गया है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। चलिए इसके बाद और देखते हैं। 7 एक विषम अंक है, इसके पहले सम अंक नहीं है, तो ये भी शामिल नहीं होगी। 5 एक विषम अंक है, इसके पहले एक सम नहीं है, तो 5वीं शामिल नहीं होगी। इसी प्रकार हम इसको जल्दी से देखते हैं। ठीक है, देखिए 1 आपकी विषम अंक है, इसके पहले सम तो दिया है लेकिन इसके बाद एक विषम अंक नहीं दिया गया है, इसलिए ये भी शामिल नहीं होगी। तो कुल मिला के आपको बताना कितने अंक हैं, तो काउंट कर लेते हैं। पहला अंक 3 हो गया, दूसरा 5 हो गया, तीसरा 7 हो गया और चौथा 3 हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि 3 से अधिक अंक हैं जिनके ठीक पहले एक सम अंक है और जिसके बाद एक विषम अंक है। इतनी बात सभी को समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि ए बी सी डी ई एफ और जी एक गोल मेज के परिता केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। अभिमुख होने का मतलब है केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक गोल मेज ले ली है। अब यहाँ पर हमारे टोटल मेंबर्स कितने हैं, तो आप कहेंगे 3 3 6 7 व्यक्ति हैं जिसको इस गोल मेज के चारों तरफ हमें बैठाना है और सभी का मुख कहाँ होना चाहिए, केंद्र की ओर होना चाहिए। चलिए हम बैठा देते हैं सभी पर्सन को। तो मान के चलिए हमारा पहला व्यक्ति यहाँ बैठेगा, दूसरा यहाँ, तीसरा इधर पर और चौथा नीचे, 5वां इधर आ गया, 6वां पर्सन इधर आ जाएगा और 7वां पर्सन को हम यहाँ बिठा देते हैं। ये हमने एक रफली प्रारूप मान लिया कि हमारे 7 व्यक्ति कुछ इस तरीके से एक गोल मेज के केंद्र की ओर मुख कर कर बैठेंगे। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसमें पहला स्टेटमेंट आपको गिवन है, यहाँ से पढ़िएगा क्वेश्चन को। ई जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए यहाँ से आपको किसकी जानकारी स्पष्ट पता चल रही है कि ई जो है, ई पर्सन जो है वो जी के दाईं ओर तीसरे नंबर पर बैठा है। तो पहले व्यक्ति को, जैसा कि मैं बताया हूँ कि पहले व्यक्ति को कि कहीं पर भी बैठा दीजिए, आपके क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सपोज दैट हम पहले पर्सन को हमेशा यहाँ बैठाते हैं, आप कहीं पर भी बैठा सकते हैं। तो अब इसमें कंडीशन क्या दी गई है, ई जो है वो जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। अब देखिए जी को हमने यहाँ बैठाया, जी का दायां कहाँ होगा, इस तरफ होगा, ये राइट साइड होगी जी की। अब जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पर कौन है जी के, तो आप कहेंगे ई है, तो ई की पोजीशन इधर आ गई। इतनी बात सभी को समझ में आई। चलिए इसके बाद अगली कंडीशन दी गई है, ए
ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा। अब जो ए नाम का पर्सन है वो ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो ई का दायां कहाँ होगा, फिर इस तरफ ही होगा ई का दायां। ई के दाईं ओर कितने स्थान पर है, तीसरे स्थान है, पहला दूसरा तीसरा, तो ए की पोजीशन कहाँ आ गई, इधर आ गई। क्लियर इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद कहा गया है डी बी और ए का निकटतम पड़ोसी है। अब जो डी पर्सन है वो बी का भी पड़ोसी कहा जा रहा है और ए का भी पड़ोसी कहा जा रहा है। इसका मतलब डी की जो पोजीशन होगी वो बी और ए के बीच होगी। अब देखिए ए इधर है तो इट मीन्स डी इधर होगा और बी इधर होगा, तभी तो बी और ए के पड़ोसी डी बनेगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया है और क्वेश्चन में भी दिया गया है कि डी जो है वो बी और ए का निकटतम पड़ोसी है, तो डी को हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। अब हमारे पास 2 प्लेस बचा हुआ। चलिए क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। क्या कहा गया है, सी एफ के ठीक दाईं ओर बैठा। अब जो सी नाम का व्यक्ति है वो एफ के ठीक दाईं ओर बैठा है। अब देखिए एफ को आपको ऐसी जगह पर बैठाना है जहाँ से एफ के दाईं ओर कौन आ जाए, सी आ जाए। तो हम एफ को यदि यहाँ प्लेस कर देते हैं तो एफ का दायां कहाँ होगा, इसी तरफ होगा, और यहाँ पर ही एक प्लेस खाली बचा हुआ है तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब हमारे 7 व्यक्ति अपने टेबल पर बैठ चुके हैं। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी के बाईं ओर काउंटिंग कहाँ से करनी है, बी के बाईं ओर। अब बी नाम का पर्सन इधर बैठा है तो बी का दायां और बायां कहाँ होगा, तो यदि हम बी के बाएं और दाएं की बात करें तो बी का राइट हैंड इधर होगा, लेफ्ट हैंड इधर होगा, क्योंकि बी का मुंह कहाँ पर है, दक्षिण की तरफ है। इतनी बात सभी समझ में आ गई। चलिए अब काउंटिंग आपको करनी है बाईं ओर से। गिनने पर एफ और बी के बीच कितने व्यक्ति है। अब एफ कहाँ पर है, ए है, और बी कहाँ पर है, इधर है। अब दोनों के बीच में व्यक्तियों की संख्या पूछी जा रही है, तो दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं। यहाँ पर देखिए आपको 4 अक्षरों का समूह दिया गया है, ठीक है, हर समूह में 3-3 लेटर हैं। अब ये किसी न किसी तरीके से एक समान है। अब आपको वही तरीका पता करना है कि ये किस लॉजिक से एक समान है, और इन 4 में से एक ग्रुप ऐसा है जो उस लॉजिक को फॉलो नहीं करेगा, और वही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, चलिए अब लॉजिक फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप सभी लोगों को अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए हम सबसे पहले लॉजिक निकालते हैं ऑप्शन नंबर ए का, EBZ। तो देखिए ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, बी की 2 होती है और जेड की 26 होती है। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आ गई। चलिए अब इसमें लॉजिक लगाइए कि EBZ किस लॉजिक से फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए ई की प्लेस वैल्यू 5 है और बी की 2 है, इन दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें तो 5 में और 2 पर पहुंचने के लिए -3 करना पड़ेगा। जब 5 से हम -3 करेंगे तब 2 आएगा, और 2 से 26 पर पहुंचने के लिए हमें कितना करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लॉजिक पहले ऑप्शन का जो समझ में आ रहा है -3 और -2, क्या इस लॉजिक को ही सभी ऑप्शन फॉलो कर रहे हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए चेक करने के लिए प्लेस वैल्यू प्लेस कर देते हैं 8, 5, 3। अब देखिए 8 में से 5 पहुंचने के लिए हमें -3 करना पड़ेगा। 8 में से -3 किया तो 5 मिल गया, और 5 में से -2 किया 3 मिल गया। तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी इसी लॉजिक को फॉलो कर रहा है। डी की बात कर लेते हैं। डी में क्या है, डी की प्लेस वैल्यू 4 है, 2 है और 25 है, तो 4 में से 3 जाएगा, 2 नहीं मिलेगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए डी को भी चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं। डी की जेड की प्लेस वैल्यू 26 होती है, ये 23 होती है और 21 होती है। 26 में से हमने -3 किया 23 मिला, और 23 में से 2 किया 21 मिला। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी एक ही लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं, और ये इस वजह से एक ही ग्रुप में है। ऑप्शन नंबर सी इस लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए है असंगत हो गया। बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सीरीज का है।
मैं आपको इतना डिटेल में इसलिए बताता हूँ कि जो नए बच्चे हैं जो अभी शुरू में तैयारी कर रहे हैं, तो अगर वो हमारी क्लास देख रहे हैं तो ऐसा कोई पॉइंट ना हो जो उनसे मिस हो जाए और या उनको समझ में ना आए। तो अगला क्वेश्चन आपका सीरीज का इसमें दिया है 26, 42, 58, 74 और 90। इसके अगला वाला पद आपको बताना है। तो देखिए, जब भी सीरीज का क्वेश्चन आए तो पहले कोशिश किया करिए प्लस और माइनस के रूल को अप्लाई करके, ठीक है। अब देखिए 26 से 42 बना, इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ जोड़ा होगा, क्योंकि 26 के बाद संख्या बढ़ रही है। तो 26 में हम कितना जोड़ दें, 42 हो जाए, तो आप कहेंगे 16 यदि हम 26 में जोड़ेंगे तो हमें 42 मिल जाएगा। 42 के बाद 58, इसका मतलब इंक्रीजमेंट हो रहा है हर एक स्टेप के बाद। तो 42 में हम कितना जोड़े, 58, तो फिर आप कहेंगे 16। 58 में से 74 फिर 16 जोड़ना पड़ेगा, और 74 से 90 फिर 16 जोड़ना पड़ेगा। अब आपको बताना है अगला स्टेप क्या होगा। इसका मतलब हर एक स्टेप में हमें 16 जोड़ना पड़ रहा है, तो 90 में भी हम 16 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 106। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। इसमें आपको बताना है अगला स्टेप क्या होगा। देखिए लॉजिक, कोई ना कोई लॉजिक से इसमें फॉलो करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले आप अल्फ़ाबेटी को ट्राई कर लेते हैं। जे की प्लेस वैल्यू 10 होती है, एस की 19 होती है, एफ की 6 होती है। तो एल यहाँ पर 12 हो गया, 21 हो गया, 8 हो गया, 14, 23, 10, 16, 25, 12। ठीक है। अब देखिए 10 से 12 बना, इसका मतलब हमने क्या किया, +2 किया 10 में, तभी 12 मिला। 12 से फिर क्या बन रहा है, 14 बन रहा है, इसका मतलब +2 फिर करना पड़ रहा है। 14 से क्या आया, 16 आया, +2 फिर किया हमने। अब इसके बाद 16 में फिर हम 2 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। ठीक है। 18 पे क्या आता है, आर आता है। अब देखिए किस ऑप्शन में आर दिया है, तो आप कह रहे हैं तो पहला ऑप्शन आर के अकॉर्डिंग गलत हो गया, सी भी गलत हो गया। अब बी और डी एक ऐसे ऑप्शन मिल गए जहाँ पर दोनों में आर है। यदि यहाँ पर किसी एक में और आर ना होता तो हमें आंसर यहीं पर ही प्राप्त हो गया होता। अब क्या है, हमें अगला स्टेप फिर चेक करना पड़ेगा। देखिए 19, एस की प्लेस वैल्यू 19 है, 19 से सेकंड लेटर है और यहाँ पर सेकंड लेटर यू है। तो 19 से हमने यू पर पहुँचने के लिए क्या था, 19 से क्या हुआ, 21 हुआ। इट मीन्स यहाँ भी हमने 2 किया। 19 और यहाँ पर 21 से 23 पे पहुँचने के लिए भी हमने क्या किया, फिर 2 किया। इट मीन्स हर एक लेटर को अगली स्टेज में पहुँचने के लिए +2 किया जा रहा है। अब यहाँ पर डायरेक्ट आ जाते हैं। सॉरी, यहाँ पर मैंने प्लेस वैल्यू y की गलत कर दी है, सही कर लीजिए। y 25 पे होता है, ठीक है। y कितने पे, 25 पे, और l कितने पे, 12 पे। चलिए अब देखिए y में फिर हमें 25 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 27। और आप 27 जानते हैं, 27 पे कौन सा लेटर आता है, b आता है। क्लियर है। अब देखिए आर बी के नाम से कोई ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, जिसमें आर बी है, बी है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको आगे सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में बस आप इसी तरह चेक कर लिया करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहला काम, प्लेस वैल्यू लिखिए। 19, 9 और 6, 17, 7, 4, 15, 5, 2, 13, 3, 26। क्लियर है। चलिए अब यहाँ देखिए 19 से 17 बन रहा है, इसका मतलब 19 में से हमने कितना घटाया, 2 घटाया, तभी 17 मिला। 17 से क्या बना, 15 मिला, इसका मतलब फिर हमने 2 माइनस किया। और ओ से क्या मिला, एम, या कह सकते 15 से कितना मिला, 13, फिर हमने 15 में से 2 घटाया, इसका मतलब यहाँ पर -2 चल रहा है। ठीक है। तो m के बाद अगला स्टेप बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 13 में से फिर हमें 2 करना पड़ेगा। 13 से 2 जाएगा तो क्या मिलेगा, 11, और 11 पे कौन सा लेटर आता, k। अब यहाँ पर भी वही दिक्कत आ गई, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब 2 ऑप्शन में k मिल गया। ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए आप देखेंगे पहला लेटर भी k है, और इसमें भी पहला लेटर k है, इसमें दूसरा लेटर a है, इसमें भी दूसरा लेटर a है, लेकिन तीसरा लेटर डिफरेंट है। इसका मतलब अगर यदि हम डायरेक्ट तीसरे लेटर की लॉजिक पता कर ले तो हमारे लिए समय की काफ़ी बचत हो जाएगी। अब तीसरा लेटर क्या है, f है।
एफ की पोजीशन क्या है 6 है और इसमें तीसरा लेटर डी है। तो 6 से डी बनाने के लिए हमने क्या किया, तो आप कहेंगे यहाँ से 6 से डी पर आने के लिए, 4 पर आने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा, -2 करना पड़ रहा। इट मीन्स इस क्वेश्चन में हर एक लेटर से अगले स्टेज पर पहुंचने के लिए -2 किया जा रहा। अब यहाँ पर क्या दिया है, इसमें तीसरे लेटर में क्या दिया है 26। तो 26 में से फिर हम -2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा 24, और 24 पे क्या आता है x। तो पहला लेटर मिला k और तीसरा लेटर x। तो किस ऑप्शन में k और x है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है और सभी संख्याएं केवल एकल अंकीय संख्या है। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या गया है, मतलब आपको ऐसी संख्या बतानी है जिसके पहले कोई संख्या हो और उसके बाद एक प्रतीक हो। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है कि मतलब आपको एक ऐसी संख्या बतानी है जिसके पहले एक संख्या हो और उसके बाद एक प्रतीक हो। चलिए अब चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 5 को अगर मैं बात करूँ, 5 के पहले कोई संख्या नहीं है तो 5 आपका शामिल नहीं होगा। इस 5 को यदि बात करते हैं तो इसके पहले प्रतीक है, लेकिन कंडीशन क्या दी गई है, कितनी संख्याएं हैं जिनके पहले एक संख्या हो, तो 5 शामिल नहीं होगा। अब बात कर लेते 7 ही। देखिए 7 इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि 7 के पहले एक संख्या है और 7 के बाद एक प्रतीक है, तो यहाँ पर हमें एक संख्या मिल गई। अगले की बात करते हैं तो देखिए इसमें अगली संख्या क्या आ जाती, 3। क्या 3 के पहले कोई संख्या है, तो आप कहेंगे 3 के पहले संख्या नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। 8 के पहले संख्या, ये भी गलत हो गया। 5 के पहले सब गलत हो गया। क्लियर है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि एक संख्या है जिसके पहले एक संख्या है और ठीक बाद एक प्रतीक है। बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित तरीके से EQ9 का संबंध HL-4 से है, उसी तरीके से MR13 का संबंध PMO से है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया है और आपसे पूछा है MU19 का संबंध इन 4 ऑप्शन में से किससे है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो आपको सबसे पहले लॉजिक का पता करना है कि किस लॉजिक के तहत ये दोनों आपस में संबंध है। ठीक है, अब देखिए पहला दिया है EQ9, ठीक है, और दूसरा दिया है HL-4। इन दोनों के बीच में क्या कोई एक लॉजिक है जिस वजह से ये दोनों के बीच कोई ना कोई संबंध है। अब सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखिए। E की प्लेस वैल्यू 5, Q की 17, H की 8 और L की 12। ठीक है, अब संबंध इसका इसके साथ बताना है तो देखिए E से हमने H बनाया, इसका मतलब 5 से क्या पहुंचे, 8 पर पहुंचे। तो यहाँ पर क्या किया, 5 में हमने कितना जोड़ेंगे, 8 मिल जाएगा। तो आप कहेंगे 5 में यदि हम 3 जोड़ देंगे तो हमें 8 मिल जाएगा। और यहाँ 17 से क्या हुआ, 12 हुआ। इसका मतलब हमने 17 में से कितना माइनस किया, तो आप कहेंगे -5 किया। ठीक है, बात समझ में आई। अब यहाँ पर लास्ट में नंबर दिया 9 से क्या पहुँचा, -4। 9 से क्या पहुँचा, -4। तो यहाँ पर हमने क्या किया होगा, तो आप कहेंगे 9 से -4 पहुँचने के लिए इन दोनों में से यदि 9 में से हम -13 कर देंगे तो हमें -4 मिल जाएगा। तो हमें लॉजिक क्या पता चला कि पहले लेटर में हमने 3 जोड़ा, दूसरे लेटर से हमने -5 किया और नंबर के लिए -13 किया। ये हमें लॉजिक पता चल गया। क्लियर है। अब क्या ये लॉजिक दूसरे इसमें भी फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, चेक कर लेते, तभी तो हम क्लियर कर पाएंगे कि ये लॉजिक हमारा सही है या नहीं। उसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, M13 और नीचे दिया गया है PMO। देखिए M की प्लेस वैल्यू 13, R की 18 और P की प्लेस वैल्यू 16, M की 13। अब देखिए 13 में हमने 3 जोड़ा, हमें मिला 16 और 18 में से हमने -5 किया, क्या मिला 13। और यहाँ 13 में से -13 किया करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ गया। इट मीन्स लॉजिक हमारा यही अप्लाई हो रहा है। अब आपसे पूछा क्या है, MU19 का बताना है संबंध इन 4 में से किससे है। तो M की प्लेस वैल्यू 13, U की 21। तो पहले वाले लेटर में हमें क्या करना है, +3 करना है। 13 में 3 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 16। और दूसरे वाले लेटर में क्या करना है, -5 करना है। 21 से -5 किया तो हमें क्या मिल गया, 16।
और 19 में से हमें क्या करना है, -13। 19 से -13 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 6। तो 16 पर आता है P, 16 पे आता है P और 6। तो PP6 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित में से 4 अक्षर समूह युग में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार भी एक ग्रुप बनाते, कौन सा अक्षर असंगत है। देखिए यहाँ पर 4 क्रम दिया गया है, युग्म दिए गए हैं, जिसमें से 3 किसी न किसी लॉजिक से समान है और एक युग्म ऐसा है, एक ऑप्शन ऐसा है जो उस लॉजिक को फॉलो नहीं करेगा और वही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए पहले का लॉजिक देख लेते हैं, RWSP। R की प्लेस वैल्यू 18, W की 23, S 19 और P 16। ठीक है, अब देखिए R से W बनाया, R से W बनाया तो 18 में कितना जोड़ देंगे, तो 5। ठीक है, और 19 से 16 बनाया तो क्या कर दिया, 19 में से -3 कर दिया, या तो ये लॉजिक फॉलो होगा। ठीक है, अब देखते क्या इस लॉजिक को सारे ऑप्शन फॉलो कर रहे हैं, चेक कर लेते हैं। R आता है 12 पे, Q आता है 17 पे, M 13 पे और J 10 पे। देखिए 12 में हमने +5 किया, हमें 17 मिल गया, 13 में से -3 किया, 10 मिल गया। ठीक है, इट मीन्स हमारा लॉजिक क्या फॉलो हो रहा, पहले लेटर और दूसरे लेटर में हमें 5 जोड़ना है और उसके बाद -3 करना है। अब ये लॉजिक जो ऑप्शन फॉलो नहीं करेगा वही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। NSOK में देख लेते हैं, N की प्लेस वैल्यू होती है 14, ये 19, 15 और 11। देखिए 14 में 5 जोड़ा, 19 मिल गया और 15 में से 3 घटाया तो 12 मिलना चाहिए। यहाँ पर क्या मिल रहा, 11। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कथन और निष्कर्ष से। यहाँ पर कथन दिया गया है सभी पेन बॉक है। तो देखिए हम डायग्राम से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। क्या कहा गया कि सभी पेन बॉक हैं, तो यहाँ पर हमने एक सर्किल बनाया जो रिप्रेजेंट करेगा पेन को। ये सर्किल क्या है, पेन है, जैसा कि आपको कहा गया कि सभी पेन बॉक हैं। तो सभी पेन बॉक बनाने के लिए इस सर्कल को हमें बॉक के सर्किल में बंद करना पड़ेगा। तो ये सर्किल हो गया आपका बॉक। ठीक है, इसके बाद कहा गया कि सभी कोल्ड ड्रिंक बॉक हैं। अब इसमें क्या है, सभी कोल्ड ड्रिंक क्या है, बॉक हैं। तो इसका मतलब कोल्ड ड्रिंक वाला जो सर्किल बनेगा वो बॉक के अंदर बनेगा, तभी तो इस को सेंटेंस को सेटिस्फाइड करेगा कि सभी कोल्ड ड्रिंक बॉक हैं। तो ये सर्किल किसका हो गया, कोल्ड ड्रिंक का। ठीक है, अब इसमें निष्कर्ष दिए गए, निष्कर्ष को ध्यान से देखते हैं। ये पूरा सर्किल पेन का बॉक के अंदर है। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए अब इससे पहला निष्कर्ष है, कुछ पेन कोल्ड ड्रिंक है क्या। अब देखिए पेन और कोल्ड ड्रिंक का संबंध देखिए, पेन आपका ये है और कोल्ड ड्रिंक ये है। पेन का सर्किल कितना है, सिर्फ इतना है पेन का सर्किल। ठीक है, और कोल्ड ड्रिंक का सर्किल कितना, इतना है। क्या इन दोनों के सर्किल के बीच में कोई समानता दिख रही है, तो आप कहेंगे नहीं दिख रही है। इट मीन्स निष्कर्ष पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष क्या कहा गया कि कुछ बॉक कोल्ड ड्रिंक है क्या। कुछ बॉक, देखिए बॉक का हिस्सा ये पूरा है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बॉक है और इस पूरे बॉक में का कुछ हिस्सा ही तो क्या है, कोल्ड ड्रिंक है। इसका मतलब निष्कर्ष सेकंड फॉलो करेगा। अब आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें दिया हो केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 60 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर अभिमुख एक पंक्ति में खड़े हैं। मयंक दाएं छोर से 13वें स्थान पर है जबकि किशन बाएं छोर से 18वें स्थान पर है। तो आपसे पूछा गया है मयंक और किशन के बीच कितने व्यक्ति। देखिए एक लाइन है और सभी का मुख कहाँ पर है, उत्तर की ओर। मान के चलिए उत्तर ऊपर की ओर होता है, जैसा कि मैं पिछली क्लास में भी बताया हूँ कि ऑन द पेपर जब दिशा को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ऊपर की ओर उत्तर होता है। ठीक है, सभी का मुँह कहाँ है, उत्तर की ओर है। ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि मयंक दाएं छोर से 13वें स्थान पर। अब देखिए इस क्वेश्चन में बायां और दायां आपको पता होना चाहिए कि जब भी बाएं छोर की बात की जाएगी तो ये छोर जो इस तरफ चलता बायां होता है और ये छोर आपका दायां होता है। बात समझ में आई। अब मयंक दाएं छोर से 13वें स्थान पर, इसका मतलब
मयंक दाएं छोर से 13वें स्थान पर, तो यहाँ से लेके मयंक आपका यहाँ आ गया, और ये कौन बैठा है, मयंक बैठा है, और इसका स्थान कितना है, 13वां है। बात समझ में आई। इसके बाद कहा गया किशन बाएं छोर से 18वें स्थान पर है। अब किशन है वो बाएं छोर से कितने स्थान पर है, ये मान के चलिए किशन यहाँ पर है, और किशन की पोजीशन क्या है, 18वीं है। क्लियर है, ये 18वें स्थान पर है और ये 13वें स्थान पर है। अब आपसे पूछा है मयंक और किशन के बीच कितने व्यक्ति। अब देखिए टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 60, और यहाँ से इसकी पोजीशन 18वीं, यहाँ से 39 है, ये बीच में कितने व्यक्ति ये आपको पता करना है। क्या हम यदि दोनों को जोड़कर और 60 में से घटा दें तो इनके बीच की संख्या नहीं निकल कर आ जाएगी, आप कहेंगे आ जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 18 और 13 को जोड़ देंगे, तो 18 13 कितना हो जाएगा, 8 3 11, हाथ से लगाई 1 2 और 1 31, और 31 को हम टोटल पर्सन में से माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 29, सॉरी ये 31 है, क्या मिल जाएगा, 29। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 2 से 8 प्लस 6 किया, 8 से 18 इट मीन्स 10 किया, 18 से 32 इट मीन्स 14, और 32 से 50 तो आप कह सकते हैं 18। अगला स्टेप आपको बताना है। अब देखिए आप देख रहे होंगे 4 4 ऐड हो रहा है। 6 से 10 के लिए हमने 4 ऐड किया, और 10 से 14 फिर 4 जोड़ा, और 14 से 18 फिर 4 जोड़ा, और यहाँ 18 से अगला स्टेप आने के लिए फिर 4 जोड़ना पड़ेगा। 18 में 4 जोड़ेंगे 22, और 50 में 22 जोड़ेंगे तो हमें अगला नंबर मिल जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 72 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी निश्चित कूट भाषा में a प्लस बी का अर्थ है a b की बहन है, a@b का अर्थ है a b का भाई है, a माइनस b का अर्थ है a b की पत्नी है, और a-b का अर्थ है a b का पिता है। यहाँ पर आपको समीकरण दिया गया, इसका फिगर बनाएंगे और आंसर निकालेंगे। देखिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। यहाँ पर कहा गया है o@p। अब @ इस वाले स्टेटमेंट में है, तो यहाँ पर a की जगह o रख दीजिए, b की जगह p रख दीजिए, यहाँ पर भी o और p। अब आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट हो गया कि o@p का अर्थ क्या है, ओ पी का भाई है। अब इसको फिगर आउट करते हैं। देखिए ओ क्या है, पी का भाई है, तो भाई है तो पुरुष होगा, तो पुरुष को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, प्लस से। इसके बाद कहा गया है पी प्लस टी। पी प्लस टी का अर्थ क्या है, पी टी की बहन है। पी जो है वो किसकी बहन हो जाएगी, टी की बहन हो जाएगी, और बहन है तो फीमेल होगी, फीमेल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस से। इसके बाद कहा गया है टी है जी। अब टी है जी का अर्थ क्या है, टी जी का पिता है। टी जो है वो किसका पिता है, जी का पिता है। एक पीढ़ी नीचे आ गए, पिता है तो पुरुष होगा तो प्लस कर देंगे। इसके बाद कहा गया जी माइनस वी। जी माइनस वी का अर्थ है कि जी वी की पत्नी है। जो जी है वो किसकी पत्नी है, जी है वो किसकी पत्नी है, वी की पत्नी है, और जी वी की पत्नी है तो ये फीमेल होगी माइनस, और ये पति होगा तो ये प्लस हो जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आई। अब इसमें पूछा क्या गया है कि ओ का वी से क्या संबंध है। देखिए साथियों, जिसके साथ भी से या के लगा होता है हमें उसका संबंध नहीं बताना होता है, बल्कि हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि ओ जो है वो वी का क्या लगता है, ओ का रिलेशन बताना है कि ओ जो है वो वी से किस प्रकार संबंधित है। अब इसमें क्या कहा गया है कि ओ का वी से संबंध बताइए, तो हमें ओ के बारे में बताना कि ओ कौन है वी का। तो देखिए ये दोनों पति पत्नी है, ये पत्नी के पिता है, ठीक है, पिता के ये भाई हुए, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, पत्नी के पिता के भाई। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, पत्नी के पिता का भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर BFKP का संबंध निश्चित तरीके से XAG के साथ है। तो देखिए इसमें भाई लॉजिक ढूंढ लीजिए कि इसका संबंध इसके साथ किस लॉजिक से है, और उसी लॉजिक के हिसाब से इसका संबंध इनमें से किस ऑप्शन के साथ है। सिंपल है, देखिए BFKP, ठीक है। अब प्लेस वैल्यू लिख दीजिए 2 6 11 और 16, और इसका संबंध किसके साथ बताया गया है, इसका संबंध बताया गया है XAG के। X आता है 24 पे, 1 7 11। क्लियर इतनी बात। चलिए अब इसमें लॉजिक देख लेते क्या है। अब देखिए 20 से क्या बन रहा है, 24 बन रहा है, तो 20 से 24 बनाने के लिए हमने कितना माइनस किया होगा, तो आप कहेंगे हमने -4 किया। 20 से 24 पे पहुंचने के लिए -4। अब 6 से यहाँ आ गया 1, इसका मतलब -5 किया। 11 से आ गया 7, इसका मतलब हमने -4 किया, और 16 से मिल गया 11, इसका मतलब हमने -5 किया। तो यहाँ लॉजिक क्या मिल रहा है, -4 -5 फिर -4 और फिर -5। क्लियर है। चलिए अब हमसे पूछा है हमसे पूछा गया है ZWIG का संबंध किससे है। एक बार हम लॉजिक को क्रॉस चेक कर लेते हैं अगले स्टेप से। अगला स्टेप क्या दिया गया है आपको,
एल एल यू वी, ठीक है, और इसका संबंध किससे दिया गया है, एच जी क्यू क्यू। देखिए एल आता है 12 पे, यू 21 पे और वी 22 पे, ठीक है, ये 8 पे 7 पे 17 और 17। देखिए 12 से 8 -4, 12 से 7 -5, 21 से 17 -4, 22 से 17 -5। लॉजिक हमारा सही है। अब जेड आता है 26 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे, आई 9 पे और जी 7 पे। तो पहले -4 किया, 26 में -4 हुआ 22 मिला, 23 में से -5 किया तो हमें मिला 18, आई में से -4 किया 5 मिला, और यहाँ पर -5 किया तो हमें क्या मिला 2। 22 पे क्या आता है, वी आता है, 18 पे आर आता है, 5 पे ई आता है और 2 पे बी आता है। तो वी आर ई वी ऑप्शन कोई दिख रहा है तो आप कहेंगे वी आर ई वी ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में वायरस बुक 2 को ZVJODV के रूप में और बुक वेट थीम को XHIMGO के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में बुक को किस प्रकार कूटबद्ध किया गया, या कह सकते हैं बुक के लिए कौन सा शब्द कूट किया गया। तो देखिए सबसे सिंपल आसान है, ये चाइनीज कोडिंग है। इसके लिए देखिए कॉमन को कंपैरिजन करते हैं। देखिए पहले शब्द में वायरस बुक 2 में 3 शब्द है, ठीक है, और इसमें भी 3 शब्द है। तो आप देखेंगे बुक इसमें और बुक इसमें कॉमन है, ठीक है। जब भी 2 चीज कॉमन मिलेगी इसका मतलब कूट में भी 2 ही वर्ड कॉमन होंगे। अब देखिए इसमें चेक कर लेते हैं जो कूट किया गया है, तो यहाँ पर जो दिया गया है यहाँ पर भी जो दिया गया, इसका मतलब बुक को कूट किससे किया गया है, तो आप कहेंगे बुक को कूट किया गया है जो से, और इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई संख्या श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती बाएं से दाएं होगी। अब यहाँ पर आपको कुछ लेटर दिए गए हैं, 4 2 7 1 5 8 7 2 6 8 3 6, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जिनके ठीक बाद सम संख्याएं आती हैं। अब इसमें पूछा गया कितनी अभाज्य संख्या है। तो देखिए आप सभी लोग अभाज्य संख्या तो जानते हैं। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है, उन संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए 4 एक सम है, 2 भी सम है, 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 गुणनखंड है, एक वह संख्या स्वयं और एक 1, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है, कितनी अभाज्य संख्या है जिनके ठीक बाद सम संख्या आती है, जिनके ठीक बाद एक सम संख्या आती है। क्या 7 के बाद एक सम संख्या आ रही है, तो आप कहेंगे 7 के बाद एक विषम संख्या आ रही है, इसलिए 7 आपका कंसीडर नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं 5 की। 5 एक अभाज्य संख्या है और इसके बाद क्या आ रही है, एक सम संख्या आ रही है, तो ये आपकी संख्या हो सकती है। इसके बाद करते हैं 7 की। 7 एक आपकी अभाज्य संख्या है और इसके बाद भी एक सम संख्या आ रही है, ये भी ठीक है। इसके बाद कर लेते हैं 3 की। 3 एक आपकी अभाज्य संख्या है और इसके बाद भी क्या आ रही है, एक सम संख्या आ रही है। तो आपसे पूछा गया कितनी अभाज्य संख्या है, तो एक अभाज्य संख्या, 2 और 3। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3। बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देव अपनी कक्षा में ऊपर से 10वें स्थान पर है। देव ऊपर से कितने पोजीशन पे है, 10वें पे है, और नीचे से कितनी पोजीशन पे, आप कहेंगे नीचे से 31वीं पोजीशन पर है, ठीक है। अब पूछा है कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब एक व्यक्ति देव नाम का जो व्यक्ति है उसको ऊपर से भी काउंट किया जा रहा है, नीचे से, तो दोनों को जोड़ दीजिए। 10 + 31 तो कितना हो जाएगा, 41। अब एक व्यक्ति को 2 बार काउंट किया जा रहा है तो एक बार माइनस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 40। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 7 व्यक्ति बी सी डी आई जे के और एल एक गोल मेज के परिता उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, ठीक है। एक गोल मेज है जिसके चारों तरफ 7 व्यक्ति केंद्र की ओर मुख कर बैठे हुए थे। यहाँ पर 7 व्यक्तियों को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये 7 व्यक्ति हो गए, ठीक है साथियों। चलिए अब पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, आई जे के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। तो आई जो है वो जे के दाईं ओर है, तो यहाँ पर हमने जे को बैठा दिया। जे का दायां कहाँ होगा, इस तरफ होगा, और चौथे स्थान पर कौन आ गया साथियों, आई आ गया, तो आई की प्लेस वैल्यू ऊपर हो गई। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद कहा गया है बी के बाईं ओर गिनने पर बी और सी के बीच 2 व्यक्ति है। इसको, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बी के बाईं ओर काउंट करना है और बी और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बी की पोजीशन हमें डिसाइड नहीं है कि बी किसके बायां और दायां है, क्लियर है। अब इतना कहा गया है कि बी के बाईं ओर गिनने पर बी और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति। अब देखिए इसमें पॉसिबिलिटी बनेगी, कहिए तो हम 2 फिगर से बना दें, नहीं तो एक ही फिगर से क्लियर कर सकते हैं। देखिए बी के बाईं ओर, या तो यदि हम बी को यहाँ शिफ्ट करते हैं, यदि हम बी को यहाँ शिफ्ट करते हैं तो बी का बायां कहाँ होगा, बी का बायां ऊपर होगा, ठीक है। बी के बाईं ओर 2 व्यक्ति है। बी के बाईं ओर गिनने पर बी और सी के बीच 2 व्यक्ति, इसका मतलब सी कहाँ आएगा, इधर आएगा। दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हो गए, बी और सी के बीच में 1 व्यक्ति और 2 व्यक्ति हो गए, क्लियर है। अब इसके बाद कहा गया है डी 2 व्यक्ति हो गए, लेकिन एक यहाँ पर कंडीशन है कि बी के बारे में ये नहीं पता कि बी आई के बाईं तरफ है या दाईं तरफ है। तो बी की पॉसिबिलिटी है कि ये भी तो क्रिएट हो सकती है साथियों, कि यदि बी को हम यहाँ मान लें कि बी को हमने यहाँ बैठाया तो बी का बायां ऊपरी होगा। बी के बाईं ओर गिनने पर बी और सी के बीच 2 व्यक्ति, इसका मतलब सी यहाँ भी आ सकता है, तभी तो बी और सी के बीच में 2 व्यक्ति होगा, क्लियर है। एक बी की पोजीशन आपकी साथियों यहाँ पर भी हो सकती है
अगला सवाल देखते हैं। 7 व्यक्ति बी सी डी आई जे के और एल एक गोल मेज के परिता उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे। 7 व्यक्ति हैं, एक गोल मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। 2 व्यक्ति ये हो गए, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, ठीक है। और सभी व्यक्तियों का मुख कहाँ है? गोल मेज के केंद्र की ओर, एक केंद्र हो गया। पहला स्टेटमेंट आपको गिवन है, आई जो है वो जे के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। अब आई जो है जे के दाईं ओर, जे को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया तो जे का दायां इस तरफ होगा, चौथे स्थान पर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ पर कौन आ गया? आई आ गया। इसके बाद अगला स्टेटमेंट है, बी के बाईं ओर गिनने पर बी और सी के बीच में 2 व्यक्ति है, ठीक है। अब यहाँ पर बी के बाईं ओर काउंट करना है। देखिए साथियों, बी की पोजीशन कहीं पर भी हो सकती है, क्योंकि आपको यहाँ पर बी की कोई सॉलिड पोजीशन नहीं दी गई है। एक पॉसिबिलिटी दी गई है कि बी के बाईं ओर गिनने पर बी और सी के बीच 2 व्यक्ति हैं। या तो बी आपका साथियों इधर हो सकता है, यदि हम बी को यहाँ प्लेस करें तो बी का बायां ऊपर होगा। बी के बाईं ओर गिनने पर बी और सी के बीच में, इसका मतलब सी को यदि हम यहाँ बैठा दें तो बी के बाईं ओर गिनने पर बी और सी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, जैसा कि क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया है। या तो बी को हम यहाँ बैठाएं या बी को हम यहाँ भी बैठा सकते हैं। यदि बी को हम यहाँ प्लेस कर दें तो बी का बायां ऊपरी होगा। बी के बाईं ओर गिनने पर बी और सी के बीच में तो सी आपका इधर आ गया, 2 व्यक्ति हो गए। क्लियर इतनी बात? चलिए ठीक साथियों, या हम बी को यहाँ भी रख सकते हैं, क्योंकि बी की पोजीशन कोई भी डिसाइडेड नहीं है। यदि हम बी को यहाँ रखते हैं तो बी का बायां नीचे होगा, बी के बाएं गिनने पर बी और सी के, तो यहाँ पर सी आने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ टेक्निकल क्वेश्चन है। तो बी की पॉसिबिलिटी आपको, यदि बी को यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं तो सी इधर भी आ सकता है। तो सबसे पहले अभी हम 3 पॉसिबिलिटी ही चेक करते हैं, इसके बाद आगे की क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी वो क्लियर करेंगे। अब हम सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि बी की, मान के चलिए बी आप यहाँ प्लेस करते हैं, ठीक है। बी को आप कहाँ प्लेस करते हैं? यहाँ प्लेस करते हैं। यदि हम बी को यहाँ प्लेस करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी और सी के बीच में 2 व्यक्ति हो गए, ठीक है। लाइन को आगे पढ़ते हैं। इसके बाद कहा गया डी के बाईं और तीसरे स्थान पर है। तो साथियों, जैसा कि मैं पहले से बताते आ रहा हूं कि उस स्टेटमेंट को पकड़िएगा जिसमें फिगर में जिस व्यक्ति को आपने बैठाया है वो किसी ना किसी से कनेक्ट हो। तो देखिए डी और की अभी तक हमारे बैठे नहीं है, इसका मतलब इस स्टेटमेंट को बनाकर भी हम एक पॉसिबिलिटी क्रिएट कर लेंगे। तो इस स्टेटमेंट को हम स्किप करते हैं थोड़ी देर के लिए, आगे का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आगे दिया गया के और सी। अब देखिए हमारे पास सी ऑलरेडी एक पॉसिबिलिटी के रूप में है क्वेश्चन में, तो पहले हम इसको क्रिएट करते हैं। के और सी का निकटतम पड़ोसी कौन है? एल है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन में कहा गया कि के और सी का निकटतम पड़ोसी कौन है? एल है। अब ये बताइए एल के और सी का पड़ोसी कब बनेगा? यदि एल के बाद और सी के पहले, मतलब दोनों के बीच में यदि एल है तो एल के का भी पड़ोसी हो जाएगा और सी का भी हो जाएगा। अब हमें एल को ऐसी जगह बैठाना है जहां से वो के का भी पड़ोसी बने और सी का भी। अब देखिए अभी मैं बात कर रहा हूं कलर ब्लैक की, यहां पर बी भी ब्लैक से और सी भी ब्लैक से, इसका मतलब बी को हमने इधर बैठाया तो सी इधर पहुंचा। क्लियर है? समझिएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एल सी और के का पड़ोसी। अब मान के चलिए बी की पोजीशन हम यदि इधर मानते हैं कि बी इधर बैठा तो सी इधर है, तो यदि सी इधर है और क्वेश्चन में गिवन है कि एल जो है वो के का और सी का पड़ोसी है, अब एल को के का और सी का पड़ोसी यदि हमें बनाना है तो सी तो इधर आया तो डेफिनेट एल इधर आएगा, एल यदि इधर आएगा तो इधर के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में आई की पोजीशन फिक्स की गई है कि आई जो है वो जे के दाईं और चौथे स्थान पर है, तो इसके अकॉर्डिंग बी की पॉसिबिलिटी जो यहाँ बन रही थी ब्लैक कलर वाले बी की, तो यहाँ पर वो रॉन्ग हो गई। तो यहाँ से हम बी को हटा देंगे, यदि बी यहाँ से हटेगा तो सी भी यहाँ से हट जाएगा और एल भी चला जाएगा। इस बात को आप लोगों ने समझा अच्छी तरीके से? चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब बी की एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी हमने मानी थी कि यदि बी इधर है तो बी की बाईं ओर काउंट करने पर बी और सी के बीच में 2 व्यक्ति आ गए, ठीक है। अब हम इस पोजीशन को लेकर क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। अब हम मानते हैं कि बी आपका इधर बैठा हुआ है, बी के बाईं ओर गिनने पर बी और सी के बीच में 2 व्यक्ति हो गए, ठीक है। इसके बाद कहा गया के और सी का निकटतम पड़ोसी एल है। के और सी का निकटतम पड़ोसी कौन है? एल है। अभी हम इस ग्रीन वाले बी की पॉसिबिलिटी जो मानी थी कुछ समय के लिए हटा देते हैं, तो यहाँ से सी भी हट गया, ठीक है। अब हम ये मान रहे हैं कि बी आपका इधर बैठा, बी के बाईं ओर गिनने पर बी और सी के बीच में 2 व्यक्ति है। इतना क्वेश्चन सेटिस्फाइड हो रहा है फिगर में। अब इसके बाद कहा गया के और सी का निकटतम पड़ोसी एल है। यदि हम सी इधर है और एल को के और सी का पड़ोसी बनाना है तो डेफिनेट के इधर आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही? के कहाँ जाएगा? इधर आ जाएगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एल सी का भी पड़ोसी हो गया और के का भी पड़ोसी हो गया। इतना क्वेश्चन हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है। इसके बाद कहा गया है डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। अब देखिए के हमारा यहाँ पर मिल गया और क्वेश्चन में कहा गया के बाईं ओर। अब के यदि इधर बैठा है तो के का ये राइट हैंड हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है कौन? डी जो है वो के बाईं ओर, के का बायां ये हो गया तीसरे स्थान पर, 1 2 3, तो यहां पर कौन आ गया? डी आ गया। क्लियर इतनी बात? डी आपका इधर आ गया। जब डी आपका इधर आ गया, 1 मिनट, डी आपका इधर आ गया। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या दिया क्वेश्चन में। एल के बाईं ओर गिनने पर, एल के बाईं ओर गिनने पर
आई और एल के बीच कितने व्यक्ति। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि एल के बाईं ओर। सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारे सारे सातों व्यक्ति बैठ चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 सातों व्यक्ति हमारे आ चुके हैं। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, एल के बाईं ओर गिनने पर आई और एल के बीच कितने व्यक्ति हैं। आई आपका इधर है, एल आपका इधर है। आई और एल के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो आप कहेंगे एक व्यक्ति। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कथन निष्कर्ष का है। इसमें कथन दिया गया है सभी कार इमारत है। ये मान के चलिए सर्किल है, ये किसका है, सभी कार का। ये सर्किल दिया, बना लिया हमने कार का। अब क्वेश्चन में कहा गया कि सभी जो कार है वो क्या है, इमारत है। चलिए सभी कार को हमने बंद कर दिया किसमें, इमारत में। एक ग्रीन सर्किल हो गया आपका इमारत का, ठीक है। इसके बाद कह रहा है सभी इमारत कागज है। अब जितनी भी आपकी इमारत है वो सभी क्या हो गई, कागज हो गई। तो हमने सभी इमारत को बंद कर दिया कागज में, ठीक है। बात समझ में आई। ये सर्किल हो गया किसका, कागज का। अब आपसे पूछा क्या है, निष्कर्ष देखिए। पहला निष्कर्ष दिया गया है कुछ इमारत कार है। अब देखिए इमारत का सर्किल आपका ग्रीन है, इमारत का सर्किल जो क्या है वो ग्रीन है। अब इसमें कह रहा है कि कुछ इमारत कार है। अब देखिए जहां पर सभी कार इमारत हो गई हैं वहां पर कुछ इमारत कार हो सकती है, हाँ या ना। आप कहेंगे हाँ। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सॉरी निष्कर्ष पहला सही हो गया। दूसरा निष्कर्ष देखते हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी कार कागज है। अब देखिए सभी कार का सर्किल किसके अंदर है, इमारत के अंदर, और इमारत किसके अंदर है, कागज के अंदर। तो क्या कार कागज के अंदर आएगा या नहीं, तो आप कहेंगे आएगा। तो दूसरा निष्कर्ष भी सही हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं। बात सभी को समझ में आई या नहीं आई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है यदि माइनस का अर्थ इंटू, भाग का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ माइनस, इंटू का अर्थ भाग है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर एक समीकरण दिया है और इसके चिन्हों को आपस में इनके चिन्हों को बदल दिया गया। जैसे माइनस का अर्थ क्या हो गया, इंटू, तो इधर माइनस है तो माइनस की जगह क्या रख देंगे, इंटू। और भाग का अर्थ हो गया प्लस, तो भाग की जगह आ जाएगा प्लस। प्लस का अर्थ क्या है, माइनस, और इंटू का अर्थ क्या दिया गया है, भाग। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शिफ्ट कर दिए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 77 इंटू 5 प्लस के 49 माइनस 21 डिवाइडेड 7। अब यहाँ से 7 से 21 डिवाइड होगा 3 बार में, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 सत्ते 35 की 5 हासिल लगाए 3, 5 सत्ते 35 और 3 क्या हो गया 38, प्लस के 49 माइनस 3 तो क्या हो जाएगा 46। सबको ऐड कर देंगे, 6 5 11 हासिल लगाई 1, 8 4 12 13 की 3 हासिल लगाइए, 3 और 1 4, 431 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है साथियों, संख्या 1 3 6 4 5 9 2 8 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहता है। अब देखिए संख्या क्या दी गई है, 1 3 6 4 5 9 2 8, ठीक है। अब इस संख्या को कहा गया है इस संख्या को अवरोही क्रम में लिखा जाए। चलिए अवरोही क्रम में लिख देते हैं। अवरोही क्रम क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले आएगी सबसे बड़ी संख्या, फिर उसके बाद 9 है सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद आ जाएगा 8, 8 के बाद आ जाएगा 6, 6 के बाद आएगा 5 4 3 2 1। अब आपसे कहा गया है कि अवरोही क्रम पर लिखने पर मूल संख्या जो है, ये मूल संख्या है आपकी, की तुलना में कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहा। देखिए 1 की जगह 9 आ गया, 3 की जगह 8 आ गया, 6 की जगह क्या आया 6 ही आया, 4 की जगह 5, 5 की जगह 4, 9 की जगह 3, 2 की जगह 2 ही आया, और 8 की जगह 1 आया। तो कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहा है, एक हुआ 6 और एक हुआ 2। तो इसके अकॉर्डिंग 2 अंक हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहा। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि 2 अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए बी सी आर एस टी और यू एक गोल मेज के परिता उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। एक गोल मेज है। अब व्यक्तियों की संख्या कितनी है, काउंट कर लेते हैं। व्यक्ति कितने हैं, 3 3 6 7 व्यक्ति हैं और सभी का मुख गोल मेज के केंद्र की ओर है। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा इधर हो गया, चौथा इधर, पांचवा, छठवां और सातवां। ये 7 व्यक्ति हैं गोल मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है, सी जो है आर के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। अब देखिए सी व्यक्ति है आर के ठीक दाईं ओर, तो पहले व्यक्ति को हमने मान के चलिए आर को इधर बैठाया, आर का ये दायां सिरा होगा, दाईं ओर पड़ोस में बैठा। पड़ोस का मतलब जस्ट बगल में बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, सी। तो आपका सी आ गया इधर। इसके बाद अगली लाइन है सी के बाईं ओर गिनने पर, सी के बाईं ओर गिनने पर, तो सी का बायां कहां होगा, नीचे की तरफ होगा। बाईं ओर गिनने पर सी और टी के बीच केवल 3 व्यक्ति। यदि सी इधर है तो टी कहां होगा, बाईं ओर होगा गिनने पर। 3 व्यक्ति है बीच में, 1 2 3, तो डेफिनेट टी कहां आ गया, इधर आ गया। बात समझ में आई। इसके बाद अगली लाइन पढ़ते हैं आर के बाईं ओर गिनने पर। अब आर का ये दायां हो गया, बायां इस तरफ होगा। आर के बाईं ओर गिनने पर आर और बी के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। आर और बी के बीच 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3, तो डेफिनेट बी इधर आ जाएगा। तभी आर और बी के बीच 3 व्यक्ति हो गए। क्वेश्चन सेटिस्फाइड हो रहा है। चलिए अगली लाइन पढ़ते हैं। अगली लाइन है एस जो है ए के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है।
एस जो है ए के दाईं ओर। अब देखिए हमारे पास 3 स्थान बचे हुए हैं। अब इसमें कहा गया ए के दाईं ओर कौन है, एस है। अब यहाँ पर ए को तो बैठा नहीं सकते क्योंकि इसका दायां ऑलरेडी फिल है, तो डेफिनेट ए आपका इधर आएगा और ए के दाईं ओर मतलब नीचे की तरफ कौन आ जाएगा, एस आ जाएगा। अब हमारे पास एक प्लेस बचा हुआ है और एक ही लेटर बचा हुआ है। लेटर कौन सा बचा हुआ है, यू, तो डेफिनेट यू आपका इधर बैठ जाएगा। ठीक है, सारे स्टेटमेंट फिगर के हिसाब से सेटिस्फाइड हो रहे हैं। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आर और ए के बीच कितने व्यक्ति है, तो देख लीजिए आर आपका कहाँ पर है, आर आपका इधर है और ए इधर है। ठीक है, आर और ए के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो आप कहेंगे एक व्यक्ति है, कौन है, एस है। तो पहला ऑप्शन, सॉरी दूसरा ऑप्शन क्या है, एक, तो दूसरा ऑप्शन एक आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्या केवल एकल अंकीय संख्या है। ठीक है, ये सारी संख्याएं दी गई है, एक अंक की संख्याएं हैं। इसमें आपसे पूछा गया कितनी सम संख्याएं हैं। ठीक है, कितनी सम संख्याएं, तो देखिए सबसे पहले सम संख्या को अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, जितनी भी मैं संख्या अंडरलाइन कर रहा हूं ये सभी आपकी सम संख्याएं हो गई। ठीक है, इसके बाद कहा गया कितनी ऐसी सम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या हो और ठीक बाद एक सम संख्या हो। देखिए कंडीशन ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है ऐसी कितनी सम संख्या है जिनके पहले एक विषम हो और बाद में एक सम हो। अब देख लेते हैं, सम संख्या आपकी ये है, क्या सम संख्या के पहले एक विषम है, हाँ एक विषम है, बाद में एक सम है, तो आप कहेंगे पहले तो एक विषम है लेकिन बाद में एक सम नहीं है, तो ये वाला अंक आपका गलत हो गया कंडीशन के अकॉर्डिंग। इसके बाद अगली सम संख्या देखते हैं, 2 एक सम संख्या, क्या इसके पहले एक विषम संख्या है, 2 के पहले एक विषम संख्या है 7 और 2 के बाद क्या एक सम संख्या है, आप कहेंगे एक सम संख्या है, तो एक संख्या आपको मिल गई 2, एक संख्या मिल गई आपको 2 जो क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसके बाद चलिए अगले आगे काउंट करते हैं। 4 एक सम संख्या, इसके पहले क्या एक विषम संख्या है, 4 के पहले एक विषम है, क्या 4 के बाद एक सम है, नहीं है, तो 4 आपका आंसर नहीं बनेगा। क्लियर इतनी बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 2 को देखते, 2 के पहले एक सम, सॉरी विषम है, बाद में क्या एक सम है, नहीं है, तो ये भी आंसर में काउंट नहीं होगा। 4 की बात कर लेते, 4 के पहले क्या एक विषम संख्या है, हाँ 4 के बाद एक सम संख्या है, एक कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो 4 आपका काउंट हो जाएगा। इसके बाद आगे काउंट करते हैं क्या क्या आ रहा है। इसके बाद 6 एक सम संख्या, इसके पहले एक विषम संख्या है और इसके बाद एक सम नहीं है। अब काउंट कर लेते हैं कितनी संख्या हमें मिल गई, एक तो मिल गई 2 जिसके पहले एक विषम है और जिसके बाद एक सम है। क्लियर है, इसके बाद मिल गई आपको 4 जिसके पहले एक विषम है और जिसके बाद एक सम है, तो ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि 2 ही अंक ऐसे हैं जिनके पहले एक विषम संख्या है और जिसके बाद एक सम संख्या है। बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, करीना बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करती है। तो चलिए क्वेश्चन को हम डायरेक्ट बनाते हैं। करीना है, के फॉर करीना, बिंदु ए पर खड़ी है, ए मान के चलिए बिंदु ए है, यहाँ से ड्राइव शुरू करती है कहाँ की तरफ, पूरब की तरफ। पूरब की तरफ कितनी जाती है, 16 किलोमीटर हमने बना लिया। इसके बाद वह दाएं मुड़ती है, तो हमेशा दाएं कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा और कितनी चलती है, 7 किलोमीटर, ये आ गया 7। इसके बाद वह फिर दाएं मुड़ती है और 7 किलोमीटर चलती है। यहाँ से वह फिर दाएं मुड़ेगी और कितना चलेगी, 7 किलोमीटर चलेगी, ये चला दिया हमने 7। इसके बाद वह बाएं मुड़ती है, यहाँ से वह कहाँ जाती है, बाएं मुड़ती है और कितना चलती है, 8 किलोमीटर चलती है, 8 आ गए हम लोग। अंत में वह फिर दाएं मुड़ती है, यहाँ इस पॉइंट से वह क्या करती है, फिर दाएं मुड़ती है और 9 किलोमीटर चलती है। यहाँ से वह फिर दाएं मुड़ी और कितनी चली, 9 किलोमीटर। अब आ गई इस पॉइंट पर और ये अंतिम बिंदु क्या हो गया, पी पर रुक जाती है। ये बिंदु पी पर है और यहाँ पर करीना रुक गई है बिंदु पी पर। अब आपसे पूछा है बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए। ठीक है, अभी करीना कहाँ है, इस पॉइंट पर। अब वापस इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए, ठीक है, वापस इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना पड़ेगा। न्यूनतम दूरी की बात कर रहा है, इसका मतलब हमें यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट पहुंचना है। यदि इसमें दिया होता अधिकतम दूरी तो यहाँ से पूरी दूरी हम काउंट करते और ये पर पहुंच जाते। जब न्यूनतम दूरी की बात कर रहा है तो सीधे हमें पी से ए की तरफ बढ़ना है और डिस्टेंस को पता करना है। अब देखिए यहाँ से ए से पी तक की दूरी निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आपको 8 दी है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 7 नहीं हो जाएगी क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 7 दिया तो ये भी 7 हो गई। 8 7 कितनी हो गई, 15। तो ए से पी की दूरी कितनी हो गई, 15। अब चूंकि व्यक्ति बिंदु पी पर था, ए की तरफ बढ़ रहा है, तो ऊपर की तरफ दिशा कौन सी होती है, उत्तर। तो इसका आंसर आ जाएगा उत्तर की ओर 15 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में वायर क्वीन हर्ड को OSLDXI के रूप में, ड्राइव हर्ड आंट को इस रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो दी गई भाषा में हर्ड के लिए कूट बताना है कि हर्ड को किससे कूट किया गया। देखिए अभी तक मैं क्वेश्चन में बताते आ रहा हूं कि दोनों में कंपैरिजन कर लीजिए क्या कॉमन है। यदि पहले सेंटेंस को हम देखें, वायर क्वीन हर्ड में हर्ट है और इसमें भी हर्ट है, दोनों में कॉमन है हर्ट। अब देख लीजिए कूट में भी क्या दोनों में कोई कॉमन है, तो आप कहेंगे OS इसके पास है, OS इसके पास है, इसके अलावा कोई भी कूट कॉमन नहीं है। इट मींस हर्ट के लिए कूट किसे किया गया, तो आप कहेंगे हर्ट को कूट किया गया OS से। OS के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए बहुत ही सिंपल सीरीज है, 3 6 प्लस 3, 6 से 9 बनाया प्लस 3 किया, 9 से 12 बनाया फिर प्लस 3 किया, 3 3 जुड़ रहा है, 15 में 3 जुड़ेंगे 18। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
दिए गए विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो समान तर्क का अनुसरण करता है। देखिए इसमें एक तर्क दिया है, लॉजिक दिया गया है, उसी लॉजिक को पहचानना है कि इन 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन ने उस लॉजिक को फॉलो किया। देखिए सबसे सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि जितने लेटर इसमें है सेम लेटर है, बस लेटर का क्रम बदल दिया गया है। तो पहले वाले वर्ड के लेटर का क्रम डाल देते हैं 1 2 3 4। इसमें देखिए क्या आ गया, पहले 2 3 1 4, ठीक है। इसमें क्या आ गया 4 3 2 1, ठीक है। ये इसका लॉजिक है, ठीक है। इसी लॉजिक को ये भी फॉलो कर रहा है दूसरा वाला ऑप्शन। अब देखना है ये वाला लॉजिक कौन सा ऑप्शन है फॉलो कर रहा है, 1 2 3 4 2 3 1 4 और 4 3 2 1 का, ठीक है। अब देखिए पहला लेटर है पास्ट, पहला शब्द है पास्ट, 1 2 3 4, ठीक है। तो दूसरे स्टेप में क्या आना चाहिए, 2 3 1 4, 2 3 क्या हो गया एएस, क्या एएस आ रहा, नहीं आ रहा, ऑप्शन ए गलत हो गया। दूसरा चेक कर लीजिए 1 2 3 4, तो दूसरे में क्या आना चाहिए 2 3, 2 पे क्या है ए और 3 पे आई, तो ए आई आ रहा, इट मींस ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मेहर बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करती है। मेहर है और बिंदु ए पर खड़ी है और पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलती है। यहाँ से 5 बढ़ा दीजिए उसे, इस पॉइंट पे आई। यहाँ से वह दाएं मुड़ती है और कितना चलती है 14 किलोमीटर। इस पॉइंट से वह दाएं मुड़ती है और कितना गई, तो आप कहेंगे 14 किलोमीटर गई, ठीक। इसके बाद फिर दाएं मुड़ती है, यहाँ से वह क्या मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है और कितना चलती है 16 चलती है, ठीक है। ये 16 चल गई। इसके बाद फिर दाएं मुड़ती है और 16 किलोमीटर चलती है। यहाँ से वह फिर दाएं मुड़ती है और क्या करती है 16 फिर जाती है, फिर वो कितने किलोमीटर गई 16 किलोमीटर गई। यहाँ से वह फिर कितना चली 16 किलोमीटर चली, ये 16 किलोमीटर चल गई। अंत में वह फिर दाएं मुड़ती है और 11 किलोमीटर चलती है। अंत में वह फिर मुड़ती है और कितना चलती है 11 किलोमीटर चलती है, 11 किलोमीटर चल गई, ठीक है। और बिंदु पी पर रुक जाती है, ठीक है। अब बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना होगा। देखिए सिंपल सवाल है, आपसे पी से ए तक की दूरी पता करनी है। अब देखिए ये पूरी दूरी 16 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ तक की अगर दूरी निकालें यहाँ से तो कितनी है 14। तो ये दूरी कितनी आ गई, सॉरी ये दूरी कितनी आ गई 2, यहाँ तक 14 हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 2, तो ये इसके पैरेलल है, तो ये भी दूरी कितनी होगी 2। तो अब ये पी पर थी, पी से ए की तरफ बढ़ेगी तो दक्षिण दिशा में जाएगी और कितनी जाएगी 2 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि ई का अर्थ प्लस, एफ का अर्थ माइनस, जी का अर्थ इंटू, एच का अर्थ भाग हो तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए सिंपल सवाल है 60, एफ का अर्थ क्या है माइनस, तो माइनस रख दीजिए 12, एच का अर्थ क्या दिया है डिवाइड, तो यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए किससे 3 से, ई का अर्थ है प्लस प्लस 8 और जी का अर्थ इंटू 2 आ गया। 3 से 12 को डिवाइड कर दीजिए 4 बार गया, तो 60 माइनस 4 प्लस के 16 आ जाएगा, 8 दूनी 16। अब 60 में से घटा दीजिए, 60 में से कितना घटाएंगे 16 में से 4 घटा दीजिए, आ गया 12 और 60 प्लस 12 कर देंगे कितना आ जाएगा 72। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट था। तो यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो मिलते हैं अगले सेट पर। धन्यवाद।